अगर आप कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। टीना ने कहा, वैसे मुझे रूही ने बताने के लिए मना किया है, लेकिन आज अगर मैं चुप रही तो भगवान भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। सच सुनना चाहते हैं आप लोग तो सुनिए। रूही और समीर बचपन के दोस्त थे। उम्र में समीर रूही से 5 साल बड़ा था, लेकिन दोस्ती के रिश्ते ने कभी उनको उम्र का एहसास ही नहीं होने दिया और टाइम के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार था। उनके बीच बीच में होती नोक झोंक से वो और भी बढ़ता जा रहा था। सब बहुत ही सही चल रहा था। इसी बीच वो दिन भी आया जब समीर को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए 2 साल पुणे जाना था। दोनों में बढ़े लगाव के कारण समीर ने रूही को छोड़कर जाने से मना कर दिया, जबकि समीर के पेरेंट्स ने उस पर जाने के लिए बहुत जोर दिया, पर उसने उनकी एक न सुनी। तब रूही ने उसे अपनी बातों में उलझा कर जाने के लिए मना लिया। समीर उसकी दी हुई कसम के कारण उसको छोड़कर जाने के लिए रेडी हो गया, पर साथ ही उसने उससे प्रॉमिस लिया कि वो उसका वेट करेगी। समीर के जाने के बाद रूही अकेली पड़ गई, लेकिन फिर भी समीर का सोचकर वो खुद को समझा लेती। दिन एक के बाद एक बीत रहे थे कि अचानक एक दिन रूही के मम्मी पापा का सीरियस कार एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण वो दोनों चल बसे। रूही अब तक सिर्फ अकेला महसूस कर रही थी, पर अब वो सदा के लिए सच में अकेली हो गई थी, जिस वजह से वो गुमसुम रहने लगी। इसी बीच आंटी और अंकल आप जाकर रूही को अपने साथ ले आए। आप लोगों ने उसको इतना प्यार दिया कि उसको कभी अपने पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं हुई। यही कारण है जिस वजह से वो आज भी आपके बारे में कुछ गलत ना सुन सकती है, ना करने की सोच सकती है। और आप कहते हैं कि उसने, खैर छोड़िए। पूर्वी ने कहा, तो फिर आगे ऐसा क्या हुआ जो आज रूही यहाँ नहीं है? माना आप सबका प्यार पाने के बाद भी उसके मन में समीर के लिए जगह मौजूद थी, जिस वजह से वो समीर के वापस आने का वेट कर रही थी। लेकिन साथ ही उसको यह डर भी था कि समीर उसको ढूंढेगा कैसे। समीर के वापस आने का टाइम हो चुका था, इसलिए रूही कुछ दिनों के लिए वापस अपने पुराने घर आ गई ताकि वो समीर से मिल सके। लेकिन पता नहीं क्यों समीर वापस नहीं आया। कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद जब बिना समीर से मिले रूही वापस आई तो उसको पता चला कि पूर्वी दी का रिश्ता तय हो गया है। वो ये सुनकर समीर से न मिल पाने का विरह का दुख भी भूल चुकी थी। वो वाकई में बहुत खुश थी। घर में खुशी का माहौल था। सब पूर्वी दी आपके एंगेजमेंट की तैयारी में लगे हुए थे और देखते ही देखते एंगेजमेंट का दिन भी आ गया। पूर्वी दी, आपने तब तक लड़का नहीं देखा था। आपके साथ साथ रूही के मन में भी धुकधुकी लगी हुई थी। ये सारे रिश्ते की बात फॉर्मेलिटीज़ में ही हुई थी। आप लड़के से आज पहली बार मिलने वाली थी। सबकी नज़र लड़के पर ही थी। जैसे ही लड़का सामने आया रूही के होश उड़ गए। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पूर्वी के लिए जिस लड़के को पसंद किया गया था वो कोई और नहीं बल्कि समीर ही था। समीर भी रूही को वहाँ देखकर अचंभे में था, पर साथ ही वो रूही को वहाँ देखकर बहुत खुश भी हुआ। रूही अपने आप को समीर की नज़रों से छुपाने के लिए तुरंत वहाँ से रूम में चली गई। समीर भी वॉशरूम का बहाना बनाकर उसके पीछे पीछे आया और रूही को गले लगाकर बोला, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा यार मैंने, और मिली तुम यहाँ पर। चलो फाइनली तुम मिल तो गई। अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। अंकल आंटी का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मेरा क्या ही हाल हुआ है मैं ही जानता हूँ। ये सब तो हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले माँ पापा को बता कर आता हूँ। अब मुझे ये एंगेजमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है पापा के प्रेशर में आकर कर रहा था ये, पर अब जब पापा को मैं सब सच बताऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुमसे शादी करूँगा, ना कि तुम्हारी बहन से, तो शायद वो मान जाएंगे। रूही ने कहा, क्या कह रहे हो आप, पागल हो गए हो? नहीं मानेंगे वो। देखो बाहर सब दी और तुम्हारी एंगेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी ही तो कर रहे हैं, करने दो, पर मैं पूर्वी से सगाई नहीं करूँगा। प्यार मैंने तुमसे किया है और तुम भी तो। रूही अपने जज्बातों को छुपाते हुए बोली, तुम्हें गलत फहमी है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तुमसे लगाव था जो हमेशा रहेगा। बचपना ही था मेरा जो इतने कस्मे वादे के घेरे में घेरा हमने एक दूसरे को। भगवान भी नहीं चाहता अब हम एक हो। सब समझ आ गया है और अब बस एक बात सच है, आप मेरे जीजा जी हैं और मैं आपकी साली। कहते हुए वो मुस्कुरा दी। क्या बचपना, हाँ क्या बचपना, कितनी आसानी से कह गई तुम यार। मैं नहीं मानता कोई भी तुम्हारी बात। शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे, वरना मैं किसी से भी नहीं करूँगा।
पूर्वी से भी नहीं। नहीं मतलब नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं, मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें दी से ही शादी करनी पड़ेगी, और अगर तुमने नहीं की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को ठेस नहीं पहुंचा सकती। उनके बहुत एहसान है मुझ पर, तो तुम उनके लिए मुझे ठेस पहुंचाओगी? बोलो। रूही खामोश हो गई। तुम्हें मुझ पर थोड़ी भी दया नहीं आ रही है? कैसे जीऊँगा मैं तुमसे अलग होकर? कितने दिनों बाद तो तुम मुझे मिली हो। तुम मुझे जिंदा छोड़कर भी मार रही हो। रूही ने अपने प्यार को उस दिन कहीं ना कहीं दफन कर दिया, और समीर को आखिरकार उसने कन्विंस कर ही लिया कि अगर उसने ये शादी नहीं की तो वो मर जाएगी। समीर ने रूही के लिए पूर्वी से शादी तो कर ली, पर पूर्वी दी आप भी जानती हैं उन्होंने आपको अपनाया नहीं। पर वहीं रूही को लगता था समीर और पूर्वी दी का रिश्ता सही हो गया होगा, जिस वजह से उसने समीर से दूरियां बढ़ा ली। पर समीर को ये दूरियां मंजूर नहीं थी। वो पूर्वी को लेकर रूही को ब्लैकमेल कर करके अपने से मिलने के लिए बुलाता रहा। रूही समीर के प्यार को अपने मन से तो ख़त्म कर चुकी थी, लेकिन समीर के मन से नहीं। लेकिन समीर का प्यार खतरनाक हो चुका था, वो रूही को अब परेशान करने लगा। पर रूही सब कुछ अकेले सहती रही। मैंने उससे बहुत बार सच बताने के लिए कहा, पर वो आप सबको आहत नहीं करना चाहती थी, इसलिए सबके सामने वो मुस्कुराती और अकेले में आंसू बहाती थी। उसने अपना दर्द किसी को बयां नहीं होने दिया। यही वजह थी साक्षी आंटी ने रूही को जब समीर के साथ देखा तो रूही को गलत समझ लिया, लेकिन गलती रूही की नहीं समीर की ही थी। वो रूही को उस दिन भी परेशान ही कर रहा था। उस दिन उसने सच बताने के बारे में सोचा, लेकिन आंटी अंकल ने उसकी एक ना सुनी और आपके कहने पर चुपचाप सब छोड़कर दूसरे शहर चली गई। वहाँ सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर आपके दिलजीत की तरफ इशारा करते हुए बोली, आपके एक्सीडेंट की वजह से वो फिर आप सबके सामने थी। इस सब के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसलिए जब आप सब ने उससे वहाँ रहने का रीज़न पूछा था, और ख़ासकर पूर्वी दी, तो उसने सच बताने की बजाय झूठ बोला, क्योंकि वो आप दोनों को दुख नहीं देना चाहती थी। चाहती तो आंटी द्वारा कही बात बता सकती थी, पर उसने कुछ नहीं बताया, और आप सब ने भी उसकी एक एक बात को सच माना। बाकी आज सच तो आप सबके सामने ही है। अब आप लोग ही डिसाइड करें कि किसने किसको धोखा दिया। क्या अब भी आप कहेंगे जिसने आप सबके लिए अपनी ज़िंदगी जीना ही छोड़ दिया उसने? बोलिए। पूर्वी, दिलजीत, साक्षी, सत्यम जी ये सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अभय सुन्न सा खड़ा था, मानो उसमें जान ही न बची हो। वो लड़खड़ाने ही वाला था कि ऋषभ ने उसे संभाला और उसकी हालत देखते हुए उसे एक जगह बैठा दिया। साक्षी जी ने रोते हुए कहा, मैं कैसी माँ हूँ, मेरी बेटी इतनी तकलीफ़ अकेली सहती रही और मैंने उसकी बात सुननी तो दूर, उसको घर में सबसे इतना दूर भेज दिया। वो सब अकेली सहती रही। माँ, उसने हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, ये तो सगी बहन भी नहीं करती। जीत, रूही को ढूंढो, बस बहुत हो गया, अब कुछ नहीं सहेगी मेरी रूह। हाँ दी, मैं अभी पता करता हूँ। अभय अचानक ही उठा और एकदम से ऋषभ से बोला, ऋषभ चल। ऋषभ बोला, कहाँ? रूही को ढूंढने, उसको ढूंढना होगा अब और नहीं। अगर उसको कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। कहते ही जैसे ही अभय आगे बढ़ा, उसका हाथ किसी ने पकड़ा। वो हाथ स्ट्रेचर पर लेटे हुए पेशेंट का था, जो खून से सना हुआ था। उसकी नज़र चेहरे पर गई, उसकी आंखों से एकदम से आंसू बहने लगे और वो भारी गले से बोला, रूही। ऋषभ की नज़र भी रूही पर गई, जो खून से सनी हुई थी। सामने से दिलजीत आ रहा था। उसने जैसे ही रूही को देखा, भागता हुआ आया और बोला, मेरी बहन को क्या हुआ? किसी ने कहा इनका एक्सीडेंट हुआ है, साथ में इनके एक और आदमी था, उनको भी चोट आई है, उनको अभी अभी अंदर लेकर गए हैं। रूही सिर्फ अभय का हाथ पकड़े उसी को देख रही थी। अभय के आंखों से आंसू के सिवाय मुंह से एक बोल नहीं निकल रहा था। देखते देखते रूही अभय की आंखों से ओझल हो गई। उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। अभय अभी भी खड़ा खड़ा बस रो ही रहा था। तभी ऋषभ ने उससे कहा, भाई संभालो खुद को। अभय ऋषभ के एकदम से गले लग गया और बोला, रिशु रिशु, रूही को बचा ले भाई, क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया ना तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा मेरे भाई। ऋषभ ने तसल्ली देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा भैया, उसका भगवान कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। रूही को अंदर गए 30 मिनट हो गए थे। डॉक्टर अभी भी अंदर थे इमरजेंसी रूम में। सारे परिवार वाले, विराट जी, गायत्री जी, सत्यम, साक्षी, टीना और उसके पेरेंट्स, पूर्वी, दिलजीत, ऋषभ, सभी डॉक्टर का बाहर आने का वेट कर रहे थे। अभय गायत्री जी के सीने से लगकर रो रहा था। उसको आसपास क्या हो रहा इस बात की चिंता नहीं थी।
चिंता थी तो बस रूही की। तभी एकदम से समीर, जिसके हाथ पैर में फ्रैक्चर था, उसने आकर जोर से दर्द भरी आवाज़ में बिलखते हुए पूछा, रूही, रूही कैसी है? जैसे ही सबकी नज़र उस पर गई, सबकी आंखों में गुस्सा तैर गया। दिलजीत आगे बढ़ उसको मारने के लिए बढ़ा, तभी सत्यम जी ने उसे रोक लिया। पीछे से नर्स ने कहा, सर आप चलिए वापस, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। समीर ज़मीन पर गिरने ही वाला था कि पूर्वी ने उसे संभाला और उससे कहा, आप वापस रूम में चलिए। समीर ने पूर्वी से फिर पूछा, रूही कैसी है, ठीक है ना? वो सब मेरी वजह से हुआ, कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगा। पूर्वी ने कहा, वो ठीक हो जाएगी, आप वापस चलिए। समीर ने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जब तक रूही ठीक नहीं हो जाती तब तक वो बिल्कुल भी नहीं। पूर्वी ने उसे उठाया और साइड में रखी व्हीलचेयर पर बैठा दिया। समीर का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर बाहर आए, सबने उसको घेर लिया और पूछा, रूही कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, वो अब खतरे से बाहर है, आप सब मिल सकते हैं, पर वो अभी बेहोश हैं। समीर ने सुना तो उसने चैन की सांस ली, लेकिन एकदम से उसकी हालत बिगड़ने लगी। नर्स और पूर्वी उसको एकदम से उसके रूम में वापस ले गए। रूही बेहोश थी, लेकिन सब अपने मन को तसल्ली देने उसको देखने बारी बारी उसके रूम में जाकर मिल रहे थे। ऋषभ ने साक्षी, सत्यम, गायत्री, विराट, टीना और उसके पेरेंट्स से कहा, अब रूही ठीक है, हम उसको जल्दी घर लेकर जा सकते हैं। आप सब घर जाइए, क्योंकि हॉस्पिटल में इतने लोगों का रुकना ठीक नहीं है। सब उसकी बात से सहमत होकर घर चले गए। दिलजीत और पूर्वी रूही के पास ही खड़े थे। रूही को होश आया, पूर्वी उसके एकदम से गले लग गई। रूही ने कहा, दी आप और मैं यहाँ। एकदम से उसको पिछली घटना याद आई, जब कुछ देर पहले समीर रूही को लेकर गाड़ी में जा रहा था और उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। तभी रूही ने एकदम से पूछा, दी जीजू ठीक हैं, उनको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? दी मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। कहते हुए रूही की आंखें भीग चुकी थी। अभय अंदर घुसने ही वाला था रूही से मिलने की। जब उसने ये सुना तो उसने अपने पैर पीछे ले लिया और वापस बाहर आ गया। पूर्वी ने रूही की आंखों को साफ करते हुए कहा, तुझे हमसे नहीं, हमें तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तूने कैसे सोचा कि तू अपने प्यार की कुर्बानी देगी और मैं खुश रहूँगी? कभी नहीं। अगर तू मुझे पहले बता देती तो आज ये सब नहीं होता। रोते हुए पूर्वी ने रूही को गले लगा लिया। दिलजीत बोला, मैं कैसा भाई हूँ जो तुझे रक्षाबंधन पर रक्षा करने का वचन तो देता था और तेरी रक्षा नहीं कर सका। कहते हुए उसने अपना हाथ वहीं टेबल पर गुस्से से मारा। वो समीर, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कहकर दिलजीत वहाँ से उठकर गुस्से में जा रहा था कि पूर्वी ने उसे रोका। जीत रुक, मैं जानती हूँ समीर जी ने बहुत गलत किया, लेकिन किस लिए? तूने कभी सोचा है? बस इसलिए ना, क्योंकि वो रूही से प्यार करते थे। ऋषभ ने जब अभय से रूही से बिना मिले बाहर आने की वजह पूछी तो अभय बोला, बहुत दुख देख लिए। और नहीं, चलो समीर को तो वो पसंद करती थी, इसलिए समीर ने उसको परेशान किया, पर मैंने किस हक से? भाई आप उसके पति हो। पति? ये शादी भी उसने डर की वजह से ही किया। वो मुझसे प्यार नहीं करती। उसकी लाइफ में पहले ही बहुत दुख है और मैं उस पर ये बिना मतलब का रिश्ता और नहीं थोप सकता। फिर मुझ में और समीर में क्या ही फ़र्क रह जाएगा? पर भाई, परवर कुछ नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, तू रूही का ध्यान रखना। अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट, कहकर उसने पास के काउंटर से एक कागज़ लिया और उसमें कुछ लिखा और ऋषभ से कहा, जब रूही मेरे बारे में पूछे तो उसको ये दे देना। उसके बाद अभय वहाँ से चला गया। रूही का रोम। पूर्वी ने आगे कहा, मानती हूँ उनका तरीका गलत था, लेकिन सच तो यही है, ये सब उन्होंने रूही के लिए ही किया। दी, इसका मतलब आपने समीर जीजू को माफ़ कर दिया? ऐसे कैसे कर सकती हो आप? दिलजीत बोला, क्यों ना करूँ जीत, मैं जानती हूँ बेशक उन्होंने मुझसे शादी मजबूरी में की, लेकिन उन्होंने मुझे जो इज्जत दी उसका क्या? मैं जानती हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तो करती हूँ ना। तभी समीर ने रूम में आते हुए कहा, तुम मुझ जैसे गंदे आदमी से कैसे प्यार कर सकती हो, जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, जिसने गले में मंगलसूत्र तो पहनाया पर उसका वचन कभी नहीं निभाया, जिसने तुम्हारे साथ रूही को भी इतना दर्द। और रूही, तुमने क्यों बचाई मेरी जान? बोलो, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती ना, फिर मर जाने देती, मुझे क्यों बचाया, क्यों हॉस्पिटल लेकर आई? बोलो। दिलजीत ने कहा, जान बचाई मतलब? हाँ दिलजीत, मैं रूही को हमेशा के लिए लेकर जा रहा था, तभी इसको होश आया तो ये मुझसे नीचे उतारने के लिए ज़िद करने लगी, पर मैं अपनी ही धुन में सवार उसकी एक नहीं सुनी।
हम दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी। मेरा ध्यान रोड से हट गया। सामने से एक ट्रक आ रहा था। रूही की नज़र सामने आते ट्रक पर गई तो उसने एकदम से सबसे पहले खुद की जान बचाने से पहले मेरी जान बचाई। उसने कार का दरवाज़ा खोला और मुझे धक्का दे दिया। मैं बाहर रोड पर गिर गया और उसने गाड़ी को तो ट्रक के सामने से संभाल लिया था, पर इसी बीच गाड़ी सामने से एक पेड़ से टकरा गई। बोलो रूही, क्यों बचाई मेरी जान? मर जाने दिया होता तुमने, कहते हुए वो और तेज फपकने लगा। पूर्वी ने समीर को संभालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ पूर्वी, मुझे मर जाना चाहिए, मैं जीने लायक नहीं हूँ। आप क्या कह रहे हैं? रूही, मुझे माफ़ कर दो। मुझ पर कौन सा प्यार का बुखार चढ़ा था जो मैंने इतनी ज़िंदगियाँ ख़राब कर दी। मैं पागल तुम्हारी जान लेने चला था, पर देखो तुमने तो फिर भी मेरी जान बचाई, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। मर जाने देती, कहते हुए समीर रोने लगा। पूर्वी उसकी बिगड़ती हालत देखते हुए उसे संभालने लगी। तभी रूही वाले रूम के अंदर ऋषभ आया। उसको अकेला आते देख रूही ने पूछा, अभय जी कहाँ हैं? वो भाई तो चले गए। ये सुनते ही रूही की आंख से आंसू निकलने लगा। ऋषभ ने उसे मायूस होते देखा तो वो बोल पड़ा, क्या हुआ? वो चले गए तो, पर क्या आप जानती हैं उन्होंने मुझे ये आपको देने के लिए कहा है। ये क्या है? भैया का लेटर आपके नाम। जैसे ही उसने ऋषभ को जेब से निकालते हुए लेटर को देखा तो उसने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर हाथ में फ्रैक्चर होने की वजह से ऊपर नहीं उठा सकी। तभी दिलजीत ने वो लेटर लिया और रूही के इशारे पर पढ़ना शुरू किया। डियर रूही, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुमने मुझे सच बताने की भी बहुत कोशिश की, पर मैं ठहरा बेवकूफ़, पागल। झूठ के जाल में खुद को इस कदर फंसा लिया था कि तुम्हारा दर्द, तुम्हारा सच देख ही ना सका। तुम पहले ही इतने दर्द में थी, उसको समझना तो दूर, मैंने उसे और बढ़ा दिया। क्या का नहीं कहा मैंने, मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारी माफ़ी के भी लायक नहीं हूँ। मैं आज खुद की नज़रों में भी गिर चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे आंखें कैसे मिला पाऊँगा। हाँ, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो। तुम जैसी बहन भगवान सबको दे। मैं तो सोचता था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हें समझने लगा हूँ, पर मैं गलत था। प्यार का दावा करने चला था मैं। देखो, प्यार तो तुमने किया, सच्चा, जिसको अपनी बहन के लिए कुर्बान कर दिया। पर अब और नहीं, अब तुम जो चाहती हो वो होगा। और जो हमारी ये शादी हुई है उसको बंदिश मत समझना, क्योंकि जल्दी ही मैं तुम्हें डाइवोर्स देकर इस भी रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस वजह से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ अपना घुट घुट कर जीवन बिताओ। तुम्हें पूरा हक है अपना जीवन साथी चुनने का। अगर तुम समीर को अपना जीवन साथी चुनना चाहो तो भी मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, क्योंकि समीर ने जो किया जानता हूँ तरीका गलत था, पर पता है जो भी किया वो प्यार में आकर किया, और यकीनन वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा खुश रखेगा। तुम्हारा भी नहीं लिख सकता हूँ अभय। रूही ने डाइवोर्स का सुनते ही उसके कलेजे में एक शीशा सा टूटा। ये कैसे कह सकता है वो, सोचते हुए उसके सीने में दर्द हुआ और उसकी आंखें भीग गई। पूर्वी सारी बातें सुनकर बोली, गलत ही क्या कहा अभय ने, सही तो कहा है। अब तुम दोनों को कुछ सहना नहीं पड़ेगा। मेरी बहन, जो अभय कर रहा है एकदम सही, और समीर जी आपको भी अब इस रिश्ते से मैं आज़ाद करती हूँ। दिलजीत ने हैरानी से पूछा, दी आप ये क्या कह रही हो? सही ही तो कह रही हूँ जीत। समीर रूही को पसंद करते हैं तो इसमें गलत ही क्या है। रूही ने बहुत कर लिया कुर्बानी मेरे लिए, पर अब और नहीं। मैं अपनी बहन की शादी अपने हाथों से कराऊंगी। अब सब सही होगा। तुम परसों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगी तो उसके बाद तुम्हारी शादी। पर दी मैं, बस रूही, एक शब्द और नहीं, सिर्फ बहन के फर्ज तुम ही निभाओगी। मुझे मौका नहीं दोगी क्या? सब तुम ही करोगी? तुम ही अपने प्यार की कुर्बानी दोगी क्या? मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए तुम दोनों को नहीं मिला सकती हूँ, लेकिन दी मैं समीर जीजू से शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं समीर जीजू को भाई का दर्जा दे चुकी हूँ। जैसे जीत भाई वैसे ही समीर जीजू भी हैं। मैं प्यार नहीं करती। हाँ, ये सच है कि एक टाइम था जब हम दोनों का रिश्ता एक बहुत अच्छे मोड़ पर था, पर जो था वो कल था। आज तक मैं यही तो जीजू को समझाती आई थी। आज वही गलती आप कर रही हैं। आज मैं दूसरे रिश्ते में बच चुकी हूँ, जहाँ से मेरे लिए लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रूही ने समीर की तरफ देखा और कहा, आई होप सो कि आप सब मुझे समझें। समीर ने कहा, मैं कितना पागल हूँ। मैं तुमसे प्यार का दावा किया करता था कि तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन सच तो ये है मैंने सिर्फ खुद से ही प्यार किया।
हमेशा अपने बारे में सोचा, लेकिन वक्त ने मुझे सिखा ही दिया कि प्यार क्या होता है। प्यार बलिदान का नाम है, किसी की खुशी में खुश रहने का नाम है, ना कि किसी को दुख देने का, ना ही डराने का। प्यार तुमसे मैं नहीं बल्कि पूर्वी और अभय करते हैं, तभी तो तुम्हारे लिए अपनी खुशी को भी छोड़ रहे हैं। एक वो अभय जो तुम्हारे लिए बाहर फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन जब से उसको पता चला है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तब से उसने तुमसे दूरियां बढ़ा ली है तुम्हारी खुशी के लिए। इसलिए वो तुमसे मिलने नहीं आया। एक तुम जिसने अपनी बहन के प्यार के चक्कर में अपने प्यार की सूली चढ़ा दिया, और आज वही गलती पूर्वी तुम कर रही हो। ये सब मेरी वजह से, कहते हुए समीर भावुक हो गया। रूही, हो सके तो मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन अब और नहीं। उसने आकर पूर्वी का हाथ पकड़ा और कहने लगा, मैं जानता हूँ पूर्वी कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ़ करना। मैं तुम सबकी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊँगा, जहाँ से तुम तक मेरी परछाई भी न पहुँचे। और पूर्वी, तुम एक अच्छा सा लड़का ढूंढना जो बहुत अच्छा हो, तुम्हारा बहुत ध्यान रखे, तुम्हें हमेशा खुश रखे, जो मेरे जैसा तो बिल्कुल ना हो। उसे ढूंढकर तुम शादी कर लेना। हो सके तो तुम सब भी मुझे माफ़ कर देना। भावुक होकर समीर वहाँ से बाहर आ गया और एक बेंच पर बैठकर रोने लगा। तभी पीछे से आकर पूर्वी ने उसके पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं मानती हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन क्या आप इस रिश्ते को एक और मौका नहीं दे सकते? लेकिन पूर्वी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम मुझ जैसे इंसान को डिज़र्व नहीं करती। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ और रूही के साथ, तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ बहुत ठेस पहुंचाई है। मैं जानती हूँ आपने गलत किया, लेकिन गलती तब तक बड़ी होती है जब तक उसका पछतावा ना हो। अब आप समझ गए हैं कि वो गलती है, और आप ये मत समझें कि मुझे आप पर दया आ रही है। आपकी हालत देखकर नहीं, ये बस मैं अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि आप शायद मेरे बिना रह ले, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। एकदम से समीर ने पूर्वी को रोते हुए गले लगा लिया। दूर खड़े ऋषभ और टीना दिलजीत उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी ऋषभ बोला, इनकी तो हैप्पी एंडिंग हो गई, पर हमारे उस भैया का क्या, जो देवदास बनकर अपने प्यार को किसी और के हाथ छोड़कर चले गए? उनका तो हम लोगों को ही द एंडिंग बनाना पड़ेगा। तभी टीना ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? इधर आओ, कहकर उसने उन दोनों के कान में कुछ कहा। तभी ऋषभ मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही वो सब दिलजीत ने सुना तो बोला, तुम इतनी बड़ी ऑफिसर कैसे बन गई? दिमाग तो आज भी बच्चों वाला ही है। भैया, क्या सच में? टीना ने अजीब सा मुंह बनाकर ऋषभ से बोली। ऋषभ ने उसका साथ देने के लिए कहा, अरे नहीं ना, बिल्कुल नहीं दिलजीत जी, मेरी बहना ने एक नंबर का आइडिया दिया है। दिलजीत ने कहा, लेकिन? ऋषभ ने कहा, अरे लेकिन क्या? दिलजीत बोला, हम सब ये जो करने का सोच रहे हैं, क्या पता रूही अभय को पसंद न करती हो कहीं दोबारा से। टीना ने दिलजीत को सुनाते हुए कहा, तुम कैसे भाई हो जिसको अपनी बहन की फीलिंग्स नहीं दिखती? अरे मैं जानती हूँ ना, और यदि विश्वास नहीं ना तो अपना ये आइडिया दिखा देगी। रूही खुद बोलेगी। अब देखते जाओ, भैया ने तो लेटर में इकरार कर दिया, अब रूही की बारी है। चलो अभी से शुरू करते हैं। पर क्या? अब क्या हुआ दिलजीत भाई? ऋषभ ने पूछा। अरे उसको सच कौन बताएगा, उसको तो हम झूठ बोलेंगे, फिर देखो कैसे वो काम करती है हमारा। अगले दिन रूही हॉस्पिटल में अपने रूम में खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी उसको किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसके मुंह से एकदम से एक ही नाम निकला, अभय जी। पर रूम में सामने दिलजीत आता दिखा। ओ भैया, आप हो? क्यों, तुझे किसी और के आने की उम्मीद थी? रूही ने कोई जवाब नहीं दिया। जीत उसके मुरझाए चेहरे से परेशान तो था, पर उसे अपना काम भी करना था, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर बोला, जिसका तू सोच रही है ना, अब वो नहीं आएगा। ये सुनकर रूही और मायूस हो गई। दिलजीत ने आगे कहा, क्योंकि उसने बची कुछ कसर भी खत्म कर दी तेरे लिए डाइवोर्स के पेपर भिजवा कर। रूही ने सुना तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने फिर से बोलने के लिए कहा, क्या कहा आपने? डाइवोर्स? हाँ, डाइवोर्स ही, कहते हुए उसने अपने हाथ से पेपर उसे थमाते हुए कहा, वैसे सही भी है, अब तुम दोनों को इस झूठी शादी को लीगली ख़त्म कर देना चाहिए। ये शादी तूने मजबूरी में की थी। कौन सा तू अभय जी से प्यार करती थी और ना अब करती है? तू ये ले, इन पर सिग्नेचर कर दे और अपनी ज़िंदगी बिंदास होकर जी लो। हम सब तुझे खुश देखना चाहते हैं। इन नकली बंधनों में खुद को जकड़ कर खुद को ख़त्म मत कर। अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी जी। मुझे अपनी रूह वापस चाहिए। रूही चुपचाप दिलजीत को देख रही थी। दिलजीत ने कहा, ले, मुझे क्या देख रही है, पकड़ इनको और कर दे सब खत्म और खुद को आज़ाद। लेकिन भैया? लेकिन क्या?
ओह, तुझे सोचने के लिए अगर समय चाहिए तो भी ठीक है, मैं यहाँ रख रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा, तब तक कर देना, कहकर दिलजीत वहाँ से चला गया। रूही ने उन पेपर्स की ओर देखा। कैसे कर सकते हैं अभय जी, आप अपने दिल की बात उस लेटर में लिखने के बाद भी क्यों नहीं कर सकते, बाहर से आती टीना ने कहा। आखिर तुम्हारा रिश्ता दुनिया के लिए दिखावटी ही तो था, अब तो सबको सच पता चल गया है, तो इस फालतू के रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दो। और भैया ही तो तुझसे प्यार करते हैं, तू थोड़ी करती है ना। रूही ने कहा, मैं। टीना बोली, हाँ मैं जानती हूँ, भैया से प्यार तो दूर, इस प्यार शब्द से ही नफरत करती है ना तू। अब तुझे इस दिखावटी रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन टीना, जो अभय जी ने लेटर में लिखा है कि वो मुझसे, तो तुझे उससे क्या, वो ही तो करते हैं, तू थोड़ी। खैर तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने का लाती हूँ। रूही चुपचाप बैठी बहुत कुछ सोच रही थी। सही तो कहा टीना ने, ये रिश्ता मजबूरी में बना था, लेकिन मेरा दिल इन पेपर्स पर साइन करने के लिए गवाही क्यों नहीं दे रहा है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है। कहते हुए रूही की आंखों में आंसू आ गए। टीना ने ऋषभ से आकर कहा, मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं इससे कुछ होगा। दिलजीत ने भी यही कहा, मुझे भी यही लगता है, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं रूही की जगह होता तो कब का साइन कर देता। टीना ने कहा, वो तो शक्ल से दिखता है तुम ऐसा ही करते। क्या कहा? कुछ नहीं, आगे का सोचो। ऋषभ ने कहा, आगे का बहुत कुछ सोचा है, अभी तो छोटे बम गिराए हैं, अब थोड़ा बड़ा धमाका होगा। धमाका? वो कैसे, क्या करने की सोच रहा है? ओह, अब ब्रह्मास्त्र की बारी है, अब होगा न्यूक्लियर अटैक ऑन माई रूही भाव्स। देखो उस तरफ ट्रिगर दब चुका है। दिलजीत और टीना ने ऋषभ के इशारे की तरफ देखते ही कहा, ईसा ये यहाँ। रूही रूम में अपने ही ख्यालों से जूझ रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब तक लगने लगा था कि सब ठीक हो चुका है, कम से कम लाइफ अब सही डगर पर आ चुकी है, पर जो अब हो रहा था वो तो सोच से ही बाहर था। माना एक समय ऐसा था जब समीर के साथ वो खुश थी, अपनी ज़िंदगी बना बैठी थी उसे। हो भी क्यों ना, समीर ने भी हर पल साथ दिया था उसका। स्नेह दोनों तरफ था, बिना कोई गलत सोच के, दोनों की सोच पाक थी। इसी वजह से बदलते हालातों में बिछड़ने के समय दुख भी अपार था, जो रूही तो सह गई थी, पर समीर फिर भी मानने को तैयार नहीं था। इसी वजह से शायद वो भटक गया, और जिसे समझना चाहिए था उसी ने उसका साथ नहीं दिया, और इसी राह में उसे अभय मिला। था तो ये अनजान, पहली मुलाकात भी दोनों की अच्छी नहीं रही, पर जब भी ज़रूरत होती तो अभय पता नहीं कहाँ से आता, पर वो साथ होता। किस्मत का खेल तो देखो, अपने घर से जब बेघर हुई तो आसरा भी कहाँ मिला, अभय का घर। स्नेह वहाँ भी कम नहीं था, जिंदगी कुछ ऐसी उलझी कि आज तक नहीं सुलझी। अभय से रिश्ता उसने मतलब से ही जोड़ा था, पर अब उसे आदत हो गई थी, और अब वो अभय की तरफ खिंचाव महसूस भी करने लगी थी, जिस वजह से उसने सबके सामने शादी भी कर ली। चाहती तो नहीं करती वो। रूही अब खुद ही इस रिश्ते को अपना चुकी थी, और अब वो डिवोर्स उथल पुथल मची हुई थी उसकी अंतरात्मा में। इसी बीच उसका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। रूही अपनी भीगी पलकों को साफ करते हुए सीधे होकर जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा तो कहा, तुम। सामने ईसा फूलों के बुके के साथ मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ मैं, कहते हुए वो आगे बढ़ी और रूही को वो फूलों का गुलदस्ता थमा दिया। रूही ने कहा, थैंक यू। ईसा ने कहा, मैं थैंक यू सुनने नहीं, डाइवोर्स पेपर लेने आई हूँ। पेपर? रूही ने कहा, क्या? और नहीं तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे हालचाल पूछने आई हूँ? मैं तो वो पेपर्स लेने आई हूँ। और रहा ये फूलों का गुलदस्ता, तो रोड पर सस्ते में मिल रहा था तो सोचा तुम्हारे लिए लेती चलो। आखिर तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा हाल मैं अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ से मोटी पार्टी जो जा रही है। रूही ने कहा, क्या बकवास कर रही हो? सच कह रही हूँ। वैसे कहाँ है वो पेपर? मुझे दो, ताकि तुमसे अभय आज़ाद हो जाए, फिर मैं उससे शादी। क्या शादी? हाँ, तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारे डाइवोर्स के बाद अभय मुझे शादी करने वाला है। तभी रूम में ऋषभ और टीना आए। यकीन नहीं तो ऋषभ से पूछ ले, यही तो आया था मेरे पास ये प्रपोज़ल लेकर। ऋषभ ने मन में कहा, अरे फंस गया। रूही ने कहा, ऋषभ जी क्या ये सच है, अभय जी ईसा से शादी करना चाहते हैं? हाँ भाभी। रूही ने फिर कहा, ऋषभ जी क्या ये सच है, अभय जी इससे शादी कर रहे हैं? ऋषभ ने आंखों में झूठे आंसू भरे और बोला, हाँ जी सच है, लेकिन भाई ने ये फैसला आपके लिए लिया है। वैसे प्यार आपसे करते हैं वो? क्या कह रहे हो? अगर प्यार मुझसे करते हैं तो शादी ईसा से क्यों? शादी तो मुझसे हो रखी है ना।
क्योंकि इसकी वजह भी आप हैं। भैया आपको अपने आप से दूर कर रहे हैं क्योंकि वो आपको और दुख में देखना नहीं चाहते। टीना ने धीरे से उसके कान में कहा, अरे वाह भाई, आपको तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। ऋषभ ने धीरे से उसकी ओर स्माइल की और पीछे मुड़ा और रूही की तरफ जाते हुए कहा, रूही जी, मेरा भाई आपसे प्यार करता है लेकिन उसको लगता है कि आप उसे पसंद नहीं करती, इसलिए उसने ये कदम उठाने का फैसला लिया है क्योंकि वो नहीं चाहता आपको और दुख मिले। वो आपको खुश देखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप इस वजह से इस रिश्ते में रहे क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, इसलिए उसने ये फ़ैसला लिया है। अब आप ही इस शादी को होने से रोक सकती हैं। ईशा ने कहा, ये कौन होती है शादी रोकने वाली? रूही ने ऊंची आवाज़ में कहा, अभय जी की पत्नी। अभय की पत्नी माई फुट। रूही हंसी और कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अभय जी इस चुड़ैल से शादी कर रहे हैं। क्या कहा मुझे चुड़ैल? हाउ डेयर यू। कहते हुए उसने अपना हाथ उठाया। रूही ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और कहने लगी, भूल गई क्या कॉलेज के दिन? दूर खड़े टीना और ऋषभ ये सब सुन मुस्कुरा रहे थे। ईशा ने कहा, छोड़ो मेरा हाथ। हाथ तो छोड़ दूंगी पर ध्यान से सुन ले, अभय जी सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। सुना? ये जो डाइवोर्स पेपर, कहते हुए उसने उठाए और फाड़ दिए। लो, हो गए साइन। अब ले जा इनको उठाकर। ईशा ने कहा, कोई नहीं, फाड़ दो, दूसरे पेपर आ जाएंगे। तुम्हारा ये बोलना कि अभय मेरा है तो वो तुम्हारा नहीं हो जाएगा, नहीं ना? क्योंकि सच है कि वो मुझसे शादी करने वाले हैं, यही सच है। अब चाहे तुम कुछ भी कहो। रूही ने भीगी पलकों से टीना और ऋषभ की तरफ देखा। उन्होंने हामी भरकर सर नीचे कर लिया। रूही को कुछ नजर नहीं आया। वो एकदम से वहाँ से बड़बड़ाती हुई निकली, अब है, मैं भी देखती हूँ कैसे करते हो तुम शादी। जैसे ही वो रूम से बाहर आई, नर्स ने उसे रोकते हुए कहा, आप कहाँ जा रही हैं? आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप कहीं नहीं जा सकती। पर आज रूही किसकी सुनने वाली थी जो नर्स की सुनती। टीना और ऋषभ ने एक दूसरे की तरफ थम्सअप किया और मुस्कुराने लगे। रूही भागती हुई बाहर आई। एकदम उसकी नज़र सामने से आते हुए उसके अभय पर गई। अभय ने जब उसे देखा और भागकर बिना कुछ सोचे एकदम से उसे गले लगा लिया। रूही भी एकदम उससे लिपट गई। दोनों के बीच कुछ पल की शांति। दोनों एक दूसरे की तेज चलती सांसों को सुन सकते थे। रूही थोड़ी देर बाद अभय से बोली, आप ये शादी मत करिए। अभय ने सुनते ही उसे खुद से अलग किया और कहने लगा, शादी ना करूं? वो आगे कुछ कहता, रूही ने उसकी बात को काटते हुए कहा, हाँ, ईशा का जब सब पता है फिर भी आपको उससे शादी का ख्याल भी कैसे आया? मुझे नहीं पता, आप उससे क्या किसी से भी शादी नहीं करेंगे? पर क्यों? तुमको तो इस झूठे रिश्ते से तो आज़ाद करना ही है। फिर तो किसी ना किसी से तो करनी ही है शादी। फ़र्क क्या पड़ता है, ईशा हो या कोई और? तुम आज़ाद हो मेरी तरफ से, यही चाहती होगी ना तुम? पर आपसे किसने कहा ये? किसी के कहने की ज़रूरत कहाँ है, मैं खुद भी समझता हूँ। हे भगवान, मुझे ही क्यों मिलते हैं इतने समझदार लोग, सब खुद समझ जाते हैं, सामने वाले की तो पूछनी ही नहीं है। रूही बड़बड़ाने लगी, जानता हूँ मैं सब। वो इससे पहले कुछ बोलती, रूही ने उसके होठों पर उंगली रख दी और बोलने लगी, चुप, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं जानते आप। अब मेरी सुनो, जो दोबारा शादी का नाम लिया ना तो सीधा जेल में मिलोगे, काटना वहीं ज़िंदगी। अभय के होठों पर अब भी रूही की उंगली थी। वो आंखों से उसकी तरफ इशारे करने लगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अभय ने सुना तो दूर होकर पूछा, क्या कहा तुमने? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। कहते हुए वो उससे एक बार फिर से लिपट गई। जब अभय ने ये सुना तो उसने भी खुशी से उसे गले लगा लिया और कहा, लव यू टू। दोनों ऐसे ही लिपटे हुए अपने एहसासों को चुप्पी में बयां कर रहे थे। अभय को एक बात ध्यान आई। वो रूही से दूर हुआ और उसको देखने लगा। रूही ने कहा, क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल ठीक हो। फिर ऋषभ ने ये क्यों कहा कि तुम्हारी तबीयत बहुत बिगड़ गई है? क्या ऋषभ जी ने ये कहा? तभी ऋषभ ने अंदर से बाहर आते हुए कहा, अगर मैंने ये नहीं कहा होता ना तो आपको क्या लगता है कि आप दोनों क्या कभी एक दूसरे से अपने दिल की बात कह पाते? ईशा ने आगे आते हुए कहा, क्या इसका मतलब तुमने मुझसे ये भी झूठ बोला कि अभय मुझसे शादी करना चाहता है और रूही से डाइवोर्स लेना चाहता है, इसलिए वो डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर चाहता है? अभय ने कहा, डाइवोर्स पेपर किसने भिजवाए? रूही ने कहा, इसका मतलब तुमने वो डाइवोर्स पेपर नहीं भिजवाए? ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी ईशा, पर मुझे करना पड़ा। अगर तुम नहीं होती तो ये सब भी नहीं होता। भगवान तुम्हें दुआ देगा कि तुमने दो बिछड़ते प्रेमियों को मिला दिया। ईशा गुस्से से बोली, सॉरी माई फुट। कहते हुए वो गुस्से में वहाँ से चली गई। अभय ने आकर ऋषभ के कान को पकड़ कर कहा, तू समझता क्या है खुद को?
जानता है तेरी वजह से हार्ट अटैक होते हुए बचा है मुझे। ऋषभ बोला, भाई ये क्या, आपको तो थैंक्स बोलना चाहिए। और आप, कान की तरफ इशारा करते हुए बोला, दर्द हो रहा है रूही जी, आई मीन भाभी जी, आप ही बचाओ ना। तभी रूही ने दूसरी ओर से दूसरा कान पकड़ा और बोली, नहीं देवर जी, इस बार ये बनता है। आपने जो झूठ बोला है भाई जी की शादी का, आपको पता भी है, जब मैंने सुना ना तो मैं ही जानती हूँ कैसे खुद पर काबू पाया है मैंने। अरे टीना, दिलजीत भाई तुम ही बचाओ, तुम भी तो शामिल थे मेरे साथ, मैं अकेला थोड़ा ही था, फिर अकेले पनिशमेंट क्यों लूँ। दिलजीत और टीना ने ऋषभ का जब वो हाल देखा तो वहाँ से बचकर साइड में जाकर छिप गए। जैसे ही ऋषभ ने टीना और दिलजीत की साइड में देखा, उसने उन दोनों को वहाँ से गायब देखा। ऋषभ पैर पीटता बोला, धोखेबाज, छोड़कर भाग गए। फिर मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, भाई प्लीज़ छोड़ दीजिए। अच्छा छोड़ दूँ, कहकर अभय और रूही मुस्कुराने लगे और उसके कान को छोड़ते हुए अभय ने उसे गले से लगा लिया और उससे बोला, थैंक यू, वैसे जो भी किया तूने मेरे लिए किया। अगर हर किसी के पास तेरा जैसा भाई हो तो कोई लव स्टोरी अधूरी ना रहे। तभी दिलजीत और टीना ने साइड से आते हुए कहा, अरे आप हमें भूल गए, हम भी हैं आपके हैप्पी एंडिंग में। ऋषभ ने कहा, वाह बेटे, लात मैं खाऊं और मिठाई तुम, वाह वाह क्या बात है, तारीफ सुनने को आ गए शामिल होने। ऋषभ की बात सुनकर सब हंसने लगे। कुछ दिन बाद जब रूही पूरी तरह ठीक हो गई, सब रूही को डिस्चार्ज करवा कर घर ले जा रहे थे, तभी समीर ने आकर कहा, अभय तुम रूही को नहीं ले जा सकते। रूही ने सुना तो उसकी आंखों के आगे न चाहते हुए भी फिर वही पुराना वाला डर सा छा गया। रूही ने धीरे से आवाज़ में कहा, पर जीजू। अभय ने कहा, क्यों, बीबी है ये मेरी। समीर ने कहा, कौन सी बीबी, अब सब जानते हैं, तुम्हारी शादी एक मजबूरी में हुई थी, इसलिए इस शादी को कोई नहीं मानता, कहकर समीर ने रूही का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। अभय ने गुस्से से समीर का हाथ पकड़ा और कहा, आप होते कौन हैं रूही को अपने साथ ले जाने वाले। अरे जीजा हूँ, इतना तो हक बनता है भाई मेरा इस पर, क्यों पूर्वी, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। रूही और अभय की नज़र सामने से आती पूर्वी पर गई। उसके साथ गायत्री जी, दिलजीत, टीना, ऋषभ भी थे। पूर्वी ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही है, हक बनता है इनका। और अभय, अगर तुम्हें रूही की इतनी जल्दी है ना ले जाने की तो परसों बारात लेकर आना और ले जाना इसको। अभय ने कहा, क्या कहा आपने, बारात? हाँ सही सुना, बारात, क्योंकि जो शादी मजबूरी में हो वो शादी शादी नहीं होती। ये क्या ड्रामा है, अभय बोला। ऋषभ ने कहा, भाई कोई ड्रामा नहीं है, मैं जानता हूँ आप भाभी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, पर 2 दिन की ही तो बात है, मान जाओ ना भाई। अभय ने गायत्री जी की तरफ देखा और बोला, माँ। क्या माँ, ये सब हम बड़ों का फैसला है और अब तुम्हें मानना पड़ेगा। अभय ने अजीब सी शक्ल बनाकर कहा, क्या ये सब करना ज़रूरी है। रूही को अभय का ये बचपना देखकर स्माइल आ गई। गायत्री ने उसे बच्चों की तरह डांटते हुए कहा, हाँ ज़रूरी है, समझे, सब चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगी, वैसे भी पहली शादी तो तुमने मेरे बिना ही कर ली थी, पर इस बार की शादी में मैं मौजूद रहकर देखना चाहता हूँ। साड़ू साहब, उसके बाद पता नहीं किसकी शादी देखने को मिले, क्योंकि हमारे साले साहब ने तो हट पकड़ कर रखी है कि इन्हें शादी ही नहीं करनी। समीर बोला, जीजू आप खामखा मुझे क्यों बीच में ला रहे हो। पूर्वी ने कहा, सही तो कह रहे हैं, उम्र हो गई है और कब तक शादी से भागता रहेगा, पर अब ज़्यादा दिन नहीं देखना, भगवान ने तेरे लिए भी बनाई होगी, जल्दी मिलेगा उससे तू। समीर ने कहा, क्या पता पूर्वी मिल गई हो, हमें नहीं बताना चाह रहे हों। दिलजीत ने कहा, मतलब अब आप क्या चाहते हैं, मैं चला जाऊं, आपको पता है ना मुझे इस शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही है, ऐसी ही हमारी टीना है, एक जैसी बातें करते हैं, लगता है आप दोनों एक ही स्कूल में पढ़कर आए हैं, ऋषभ ने हंसते हुए कहा। टीना ऋषभ की बात पर बोली, अब मेरा टॉपिक क्यों आया बीच में। शादी के लिए तू कौन सा रेडी है, तू भी तो भागती है ना। और एक मुझे देखो, कहकर वो समीर, गायत्री जी और पूर्वी की तरफ खड़ा हो गया और बोला, आप लोगों की नज़र में कोई लड़की हो तो बताना, मैं तो फुल रेडी हूँ, बस दुल्हन की कमी है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। अभय ने आगे आकर ऋषभ से कहा, हो गया तेरा, तो अब मेरी सुनो। माँ मैं नहीं चाहता कि, इतना ही कहा था कि गायत्री जी ने बात काटते हुए कहा, ठीक है चंदू, अगर नहीं चाहता तो कोई नहीं, रूही की शादी हम किसी और से करवा देंगे, ठीक है ना चंदू। मौसी माँ, और किसी से क्यों, मैं तैयार हूँ, कहकर ऋषभ रूही की बगल में आकर खड़ा हो गया। अभय ने उसको साइड किया और बोला, ओ पागल, भाभी है तेरी, दूर रह। और माँ मैंने कब कहा मैं नहीं चाहता। अच्छा चलो ठीक है, एटलीस्ट मुझे रूही को घर तक तो छोड़ के जाने दे सकते हैं।
चल ठीक है, पर उसके बाद भूल जाना, रूही से सिर्फ शादी में मिलना। ठीक है माँ कहकर सब अपनी गाड़ी में निकल गए। एक कार में अभय और रूही थे। अभय गाड़ी चला रहा था और रूही उसको प्यार भरी नज़रों से देखकर मुस्कुरा रही थी। अभय ने उसकी तरफ कार ड्राइव करते हुए देखा और बोला, क्या देख रही हो? देख रही हूँ आप मुझसे सच में इतना प्यार करते हैं कि मेरे बिना अब एक दिन भी नहीं रह सकते। अभय ने कहा, ऑफ कोर्स, अब मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, कहकर अभय ने एक साइड में ब्रेक मारे। रूही ने कहा, ये क्या, यहाँ क्यों रोका? अरे मैंने माँ से घर छोड़ने के लिए कहा था, पर रास्ते में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद पर किसी ने देख लिया तो देख लेने दो, शायद तुम भूल गई हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हमारी अब दूसरी बार शादी होने वाली है। पर हम ये सब। अभय ने रूही के होठों पर हाथ रखा और बोला, अब एक लव और नहीं, बस मेरी सुनो, सिर्फ मेरी। मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा, पर आज दिल तुम्हें कुछ बताना चाह रहा है। मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है कि पहले कोई और लड़की आई नहीं हो, पर तुम वो पहली हो जिसके साथ मैं एक जन्म ही नहीं बल्कि अगले 7 जन्म बिताना चाहता हूँ। प्यार तो मुझे बहुत पहले हो गया था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी रिश्ते से भाग रहा था। लेकिन जब एहसास हुआ तो भी तुम्हें बता ना सका। लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तुमसे भी एक वादा चाहता हूँ। रूही ने कहा, वो क्या? कि आगे अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो, कोई दर्द हो, कोई दुख हो, तो सबसे पहले तुम मुझे आकर बताओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ जैसा अब हुआ आगे भी हो कभी। मैं तुम्हारा वो साथी बनना चाहता हूँ जो बेशक तुम्हारी खुशियों का हिस्सा ना हो, पर तुम्हारे दुख का साथी बनना ज़रूर हो। तुम मुझसे ये प्रॉमिस करोगी? कहकर उसने अपना हाथ रूही की तरफ बढ़ा दिया। रूही ने अभय के हाथ में अपना हाथ देते हुए कहा, मैं जानती हूँ आपके साथ मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि मेरे हर दर्द के आगे आप खड़े होंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ज़रूर, कहकर रूही ने अभय को गले लगा लिया। अभय ने भी रूही को अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे। अभय को फिर मस्ती सूझी, उसने रूही के आगे अपने गालों को कर दिया। रूही ने कहा, ये क्या? अभय ने कहा, अब ज़्यादा मत बनो, तुम सब जानती हो मैं क्या चाहता हूँ, और प्रॉमिस ऐसे होता है, समझी? रूही ने कहा, क्या बच्चे जैसी हरकत है? अभय ने कहा, बच्चों जैसी हरकत तो तुम कर रही हो, ये हाथ में हाथ डालकर ऐसे बच्चे प्रॉमिस करते हैं, बड़े नहीं, बच्ची तुम हो। तभी किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। अभय ने शीशे को नीचे किया। बाहर 10 साल की एक छोटी बच्ची अपनी मुस्कान के साथ बोली, भैया आप ये फूल ले लो और दीदी को दे दो, भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे। अभय ने उस बच्ची के गालों को छूकर कहा, बेटा मैं एक नहीं सारे फूल ले लूँगा, पर तुम्हें भगवान से मेरे लिए कुछ और मांगना पड़ेगा। बच्ची ने कहा, क्या भैया? बेटा ये कि जो ये पास में दीदी बैठी हैं ना, भगवान इनको बच्ची से थोड़ा बड़ा कर दें। रूही ने गुस्से में कहा, क्या कहा? बच्ची ने इस्माइल के साथ कहा, भैया आप भी क्या बात कर रहे हो, दीदी कितनी तो अच्छी हैं और बड़ी भी हैं। अभय ने पैसे देकर उस लड़की से फूल लेकर कहा, बेटा बड़ी तो हैं पर अक्ल भी बच्चों वाली ही है। उसके बाद रूही ने अपने पर्स से चॉकलेट देते हुए कहा, लो बेटा ये तुम्हारे भैया भी ना पागल हैं। लड़की ने थैंक यू बोला। रूही ने उसके गालों को छुआ। उसके बाद वो लड़की वहाँ से स्माइल करती हुई चली गई। अभय ने वो फूल रूही की तरफ किए। रूही ने मुंह फेरते हुए कहा, मैं तो बच्ची हूँ ना, जाओ, और तुम मुझे घर छोड़ रहे हो या मैं उतर कर खुद चली जाऊँ? अरे यार तुम तो, कहकर अभय रूही के कंधे पर हाथ रखा। वो आगे कुछ बोलता, रूही ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, डोंट टच मी, समझे? और समझते क्या हो, जब मन करेंगे मुंह उठाकर कंधे पर हाथ रख लोगे, बच्ची हूँ ना मैं तो। अभय ने कहा, तुम्हें बुरा लगा मेरा छूना? बुरा? अरे बुरा नहीं, बहुत बुरा लगा, रूही ने गुस्से में कहा। अभय को रूही की इस हरकत पर गुस्सा आ गया। उसने कहा, ठीक है नहीं छेड़ूंगा तुम्हें, कहकर उसने एकदम से गाड़ी स्टार्ट की। रूही भी गुस्से से बाहर देखने लगी और अभय का ध्यान भी गाड़ी पर था। दोनों चुपचाप, गाड़ी में सिर्फ सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद अभय ने रूही के घर के सामने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरा और रूही की साइड आकर दरवाज़ा खोला। इस टाइम दोनों गुस्से में थे। रूही भी उतरी और चुपचाप अंदर चली गई। उसने अभय से अंदर आने तक के लिए नहीं बोला। अभय भी गुस्से में वहाँ से चला गया। रूही अंदर आई। साक्षी ने पूछा, अभय कहाँ है? माँ वो चले गए। क्या हमसे बिना मिले और तूने जाने दिया? रूही चुप रही। अरे लाडो कैसी है तू, क्यों जाने दिया? रूही ने झूठ बोलते हुए कहा, माँ उन्हें ज़रूरी काम था। इधर अभय घर पहुंचा और अपनी गाड़ी लगाई। उसकी नज़र फूलों के गुलदस्ते पर गई। उसने वो उठाया और घर के अंदर लेकर जैसे घुसा। ऋषभ ने कहा,
ओहो, क्या बात है, फूलों का गुलदस्ता, क्या बात है, कोई छोड़ने गया था या डेट पर? हाँ भाई, अभय ने कहा। तू ना चुप रह थोड़ी देर, पहले से ही दिमाग गर्म है। टीना ने कहा, क्या हुआ भाई? अभय ने कहा, पूछना है तो अपनी बेटी से पूछ, मुझसे नहीं। कहने को पति हूँ पर उसको मेरा छूना पसंद नहीं। ऋषभ ने कहा, तुम दोनों की लड़ाई हुई? अभय ने कहा, लड़ाई नहीं हुई, पर वो सच में बच्ची है और बनती क्या है? टीना ने कहा, लो फिर शुरू हो गए ये। ऋषभ ने मज़े लेते हुए कहा, मतलब शादी कैंसिल, मेरा रास्ता क्लियर। अभय ने कहा, ओ बंदी है वो मेरी, शादी क्यों कैंसिल? ऐसी लड़ाई तो होती रहती है। ऋषभ ने कहा, कब तक? जब तक रूही मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेती है तब तक। इधर रूही को टीना ने यहाँ का सारा हाल बताया। रूही ने कहा, माफ़ी माई फुट, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं माफ़ी मांगती, जाओ। अभय और रूही की सारी रस्में हुई, दोनों ने फुल एंजॉय किया, पर दोनों माफ़ी के मामले में झुकने वाले नहीं थे। जब भी उन रस्मों के बीच दोनों को एक दूसरे की याद आती तो बात करने का ख्याल आता, पर एंड में उनका अहम जीत जाता। ऐसे करके शादी का दिन भी आ गया। दोनों शादी वाले दिन एक दूसरे के सामने बात करने को तड़प रहे थे, लेकिन बात पहले कौन करे, इसी चक्कर में दोनों झुकने को तैयार नहीं थे। ऋषभ की लाख कोशिशों के बाद भी माहौल ऐसा ही बरकरार था। शादी की सारी रस्में होने के बाद टीना और ऋषभ चुपचाप बैठे थे। दिलजीत और समीर ने उन दोनों का ऐसा हाल देखा तो वो दोनों उनके पास आए। समीर बोला, मेरे बजते ढोल शांत कैसे हैं इतने खुशी के मौके पर? ऋषभ ने कहा, जीजू हम जंग हार गए। दिलजीत बोला, कौन सी जंग, मुझे बताओ, मैं सारी जंग जीता हुआ हूँ, अगर एक बार उस जंग की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाए। टीना बोली, हे भगवान, ये फौजी ऐसे क्यों होते हैं, हमेशा वही जंग की बात करते हैं। मिस्टर दिलजीत जी, लाइफ की और भी जंग है, समझे? समीर बोला, क्या बोल रहे हो, साफ साफ बोलो, हम समझे नहीं। अरे कहकर उन दोनों ने उन्हें सारी बात बताई। अच्छा, तभी मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, दोनों इसलिए खामोश हैं, मुझे लगा शर्मा रहे हैं, शायद इसलिए चुप हैं। पूर्वी ने कहा, यहाँ क्या महफिल चल रही है जो सारे खड़े हो? समीर ने उसको भी सारी बात बताई। वो सारी बात सुनकर बोली, हे भगवान, इन दोनों को बस शायद एक ही काम है, लड़ने का। शादी के 2 दिन पहले कौन लड़ता है, अब देखो शादी वाले दिन कैसे शक्ल बना कर बैठे हैं। हाँ पर दी, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। करते हैं हम, डोंट वरी, पहले इन रस्मों को ख़त्म होने दो, फिर देखते हैं, जब तक कुछ सोचते हैं। टीना ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, आओ इधर आओ, कहकर उसने सबको अपना आइडिया बताया। सब ने सुनकर हामी भरी, पर दलजीत बोला, नहीं, सही नहीं है ये। तभी ऋषभ बोला, अरे आप ना भूल जाते हैं, एवरीथिंग इज़ फेयर, लव इन वार, समझे? जब वो दोनों प्यार करते हैं, हम तो उनके फासले को कम कर रहे हैं, सब सही है। पूर्वी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, क्यों समीर जी? बिल्कुल सही। तभी टीना ने बोला, पर ये काम करेगा कौन? सबको मिलकर करना पड़ेगा। शादी की सारी रस्में हो गई थी। अभय और रूही एक दूसरे से मुंह सिकोड़े साथ तो बैठे थे, पर बात नहीं कर रहे थे। उनके बीच सारे बड़े लोग बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। रूही सोच रही थी अभय जी उसको मनाएंगे, और अभय अपने अकड़ में बैठा हुआ था। तभी ऋषभ, टीना, पूर्वी, समीर, दिलजीत वहाँ आए। अभय उनको देखकर बोला, काफ़ी देर से तुम सब कहाँ गायब थे? वो, हम तो बस बाहर बैठे बातें कर रहे थे। अच्छा, साक्षी और सत्यम जी बोले, चलो अब आप हमें इजाज़त दो, हम भी चलते हैं। विराट जी बोले, अरे अभी क्यों, बैठो, थोड़ी देर गपशप कर लें। तभी देव जी, टीना के पापा, बोले, ये शादी तो अच्छे से हो गई, अब टीना और दिलजीत की शादी भी कुछ महीनों में कर देंगे। दिलजीत और टीना ने जब ये सुना तो उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई। क्या कहा, दोनों ने एक साथ पूछा और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऋषभ बोला, क्या तुम्हें ये बात पता ही नहीं है, इस घर में तुम दोनों की शादी की बात तो महीनों से चल रही है। क्या भूल गई टीना, तुम्हें एक लड़का देखने आने वाला था, वो दिलजीत ही था, इसलिए दिलजीत और पूर्वी, समीर उस दिन आए थे। दिलजीत बोला, क्या, ये कब? मैं कोई लड़की देखने नहीं, बल्कि इसलिए आया था क्योंकि सर ने, आई मीन टीना के पापा ने मुझे इनविटेशन भेजा था। हाँ, और ये इनविटेशन इसी के लिए था बच्चों, मुझे नहीं करनी इस बोरिंग इंसान से शादी, कहकर टीना वहाँ से गुस्से में चली गई। दिलजीत बोला, बोरिंग कहा इसने मुझे, ये तो ऐसे बोल कर गई है जैसे मैं मारा जा रहा हूँ, मुझे भी नहीं करनी, कहकर वो वहाँ से चला गया। देव, सिया, गायत्री, विराट, सत्यम और साक्षी जी उन दोनों को बुलाते रह गए, पर वो कहाँ सुनने वालों में से थे। ऋषभ बोला, क्या समीर जी, इन लोगों को अभी ही इस टॉपिक पर बात करनी थी, हमारी टीम के 2 मेंबर्स को भगा दिया।
कोई नहीं, हम हैं, हम ही करते हैं, पूर्वी ने कहा। पूर्वी ने गायत्री से कहा, आंटी जी मैं रूही को अंदर ले जाऊं, बेचारी थक गई होगी। हाँ बेटा, हम लोग तो अपनी बातों में भूल गए, कहकर वो रूही को वहाँ से ले गई। तभी ऋषभ ने कहा, ब्रो क्या अकेले बड़ों में बैठे हो, चलो मेरे साथ। अभय बोला, मन नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ। समीर बोला, क्या साड़ू साहब आप भी ना, कहकर उसने अभय का हाथ पकड़ा और वहाँ से ले गया। समीर और ऋषभ आपस में बात कर रहे थे पर अभय गुम खड़ा था। समीर बोला, क्या साड़ू साहब आप तो शादी वाले दिन ऐसे शांत अच्छे नहीं लगते, वैसे आज तो आपकी सुहागरात है तो थोड़ा तो खुश रहिए। अभय ने कहा, कौन सी सुहागरात, जब उसको मेरा छूना ही पसंद नहीं। समीर ने जानते हुए भी अनजान बनते हुए कहा, कुछ कहा आपने? अभय बोला, नहीं। अच्छा तो ये लो और पियो। अभय बोला, मैं ड्रिंक नहीं करता और मुझे पता है ये नॉर्मल जूस है। समीर ने ऋषभ की तरफ इशारा किया। हाँ भाई जूस है, कहकर ऋषभ ने अभय को ज़बरदस्ती पिला दिया। इधर पूर्वी रूही को रूम में लेकर गई और बोली, ये ले जूस। दी जूस? हाँ भूल गई, अभी कुछ दिन पहले तो हॉस्पिटल से आई थी। तुझे अब अपना ध्यान तो रखना आता नहीं, हमें ही रखना पड़ेगा, ले पी ले। रूही बोली, दी वो नीचे भाई और टीना। अरे वो तो बड़ों की बात है, तू क्यों पढ़ रही है, तू ना ये ले पी चुपचाप। पर दी अगर वो दोनों नहीं करना चाहते तो रहने दो ना, तो हम कब ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। वो तो बड़े लोगों को लगा दोनों एक ही डिपार्टमेंट से हैं तो शादी हो जाए तो साथ तो रहेंगे, प्लस दोनों एक दूसरे के काम को भी समझते हैं। तू ना टेंशन मत ले, कोई नहीं करवाएगा ज़बरदस्ती, बस बाकी वो ऊपर वाले की मर्जी। ले तू जूस पी। रूही ने चुपचाप गिलास लिया और पी लिया। पूर्वी नीचे आई और समीर ऋषभ को अंगूठा दिखाकर इशारा किया। वो दोनों समझ गए। समीर बोला, ये दिलजीत और टीना कहाँ गए, चल ऋषभ ढूंढते हैं। अभय ने नशे की हालत में कहा, आप दोनों मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अरे तुम अब जाओ अपनी बीवी के पास, वो सिर्फ कहने को बीवी है, उसको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। ऋषभ बोला, जीजू अभय को रूही के पास नहीं जाना, हम एक काम करते हैं, हम ही चलते हैं, थोड़ी उससे गपशप कर लेते हैं। अभय बोला, मेरे से करो, उससे क्यों? यार तुम ना बोरिंग हो, समीर बोला, और वैसे भी साली साहिबा से साली से बात करने का अलग मज़ा है, ना कि साड़ू साहब से, कहकर वो जाने लगा। अभय लड़खड़ाते हुए उनके आगे आया और बोला, आप क्यों जाएंगे, मैं जाऊंगा, बीबी है मेरी वो। ऋषभ बोला, आ गया लाइन पर, तो चलो हम लेकर चलते हैं। अभय बोला, तुम क्यों लेकर जाओगे, आप यहीं रुको, मैं अकेला जाऊंगा, कहकर वो लड़खड़ाता हुआ ऊपर सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा और दरवाज़ा खोला। नशे की हालत में वो भूल ही गया कि रूही से उसकी कोई लड़ाई भी हुई थी। उसने देखा रूही रूम में नहीं थी। उसने कहा, मेरा रू कहाँ है, रू रू, आवाज़ देता हुआ वो बालकनी में पहुंचा। रूही बाहर बालकनी में खड़ी ऊपर चढ़ने के बारे में सोच रही थी। अभय आया और प्यार से बोला, मेरा बच्चा रू कहाँ चढ़ रहा है? मरने जा रही हूँ। क्यों, मुझे अकेले छोड़कर जाओगी? और क्या करूँ, तुम तो नाराज़ हो, तुम्हें ज़रूरत क्या है मेरी? रू तुमसे किसने कहा मैं नाराज़ हूँ, मेरे बच्चे से मैं क्यों नाराज़ होऊंगा? नहीं मैं मरूंगी, तुम मुझसे नाराज़ हो, कहकर रूही ऊपर चढ़ने लगी। वो बोला, रू नहीं हूँ मैं तुमसे नाराज़, बताओ क्या करूँ उसके लिए? रूही नीचे उतरी और उसके पास आकर कहा, ठीक है फिर तुम, हाँ तुम चलो सिटअप करो, और हाँ सॉरी बोलते हुए, बड़ा सॉरी मुझसे सुनना चाहते थे, अब तुम करो। अभय को इतना भी नशा नहीं था कि वो अपना होश खो बैठे, बस वो ये सब जानबूझकर नशे की एक्टिंग कर रहा था। आज वो अपने प्यार को नाराज़ रहने कैसे दे सकता था? थोड़ी देर प्यार से उसे देखने के बाद अभय बोला, बस यही, लो अभी करता हूँ। अभय सिटअप कर रहा था और साथ में बोल रहा था, सॉरी रू, सॉरी रू। रूही उसको प्यार से देख रही थी। वो आगे बढ़ी, एकदम से उसने अभय के गाल पर किस कर दिया। अभय की सांसें एकदम से रुक गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रूही ने अभय का चेहरा पकड़ा और बोली, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम जो ये नाराज़ होते हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अभय ज़मीन पर बैठा और रूही को अपनी गोद में भरते हुए बोला, मुझे भी पसंद नहीं जो तुम ये मुझसे मुंह फुला लेती हो, तुम बस हंसती हुई अच्छी लगती हो, हंसा करो, बस सिर्फ हंसा, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कहकर उसने रूही को अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए सुकून महसूस करते रहे। फिर अभय रूही को छेड़ने के अंदाज से अलग होकर बोला, नहीं तुम दूर हटो, तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लगता है। रूही उसके शर्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसके होठों को लॉक कर दिया। अभय तो सुनने ही पड़ गया, उसकी धड़कनें इतनी तेज चल रही थी जैसे उछल कर बाहर आ जाएंगी।
उसे रूही से इस कदम की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। थोड़ी देर किस करने के बाद रूही अभय से अलग हुई और आंखों में उसके देखकर बोली, आप मेरे इन आंखों में देखो, आपको इसमें ढेर सारा प्यार नज़र आएगा और आपके हर एक सवाल का जवाब भी। वो तो मैंने उस दिन इसलिए बोला कि आपने मुझे बच्ची कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं बच्ची नहीं हूँ, अब पता चला। और मैं आपसे नाराज़ बिल्कुल नहीं थी। मैं तो चाहती थी कि आप मुझे ढेर सारा प्यार करें और पैम्पर करके मनाएं। अभय ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, फिर मुझे आज जी भर कर प्यार करने की इजाज़त है। रूही ने अपने नज़रों को झुका लिया। अभय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दोनों रूम में आ गए। अभय ने रूही को बेड पर लिटा दिया। रूही की नज़रें अभय के चेहरे से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटी। अभय का इतना प्यार देखकर रूही की आंखें भीग गई। अभय ने रूही की आंखों में आंसू देखकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, मेरी ज़िंदगी को खुशियों से रोशन करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन आंखों में आंसू कभी नहीं आने दूंगा। क्या इजाज़त है मुझे आगे बढ़ने की? रूही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, आपका हक है मुझ पर। इतना बोलकर रूही अभय के गले से लिपट गई। अभय रूही को खुद से दूर कर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों से भर दूंगा। वादा करता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में दुखों को कभी आने नहीं दूंगा। इतना बोलकर अभय ने रूही के होठों को लॉक कर दिया। आज दोनों को ज़रूरत थी सुकून की। दोनों एक दूसरे में खो गए। आज उनका प्यार मुकम्मल हो गया था। अगले दिन रूही और अभय दोनों एक दूसरे से लिपटे सोए हुए थे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अभय की आंख खुली। उसने खुद को रूही से अलग किया और खुद की शर्ट पहनी और नींद में दरवाज़ा खोला तो सामने ऋषभ खड़ा था। अभय ने आंखें मलते हुए पूछा, सुबह सुबह क्या काम है? ऋषभ बोला, वो भाई, कहकर उसकी नज़र अभय के गालों पर गई जिस पर रूही के द्वारा किए गए किस की लिपस्टिक लगी हुई थी। ऋषभ देखकर मुस्कुराया। अभय उसको मुस्कुराता हुआ देखकर बोला, बोलेगा क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहा है? अरे भाई, और क्या करूं, आपने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं क्या? मैं समझा नहीं। ऋषभ बोला, आई मीन, कहकर उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अभय के सामने फ्रंट कैमरा खोलते हुए कहा, देखो। अभय ने जैसे ही कैमरे में देखा वो भी शर्मा गया और साफ करने लगा। ऋषभ बोला, भाई जानता हूँ वो जो जूस का नशा था वो आप पर रात को चढ़कर बोला होगा, पर सबको क्यों दिखा रहे हो? अभय ने निशान साफ करते हुए बोला, जूस का नशा? हाँ भाई, वो कहकर उसने अभय को सारी बात बताई। अभय बोला, तुम सब कभी बाज नहीं आओगे। अरे भाई, आपके भले के लिए किया, अगर नहीं करते तो अभी तक आप रूही से मुंह फुला कर रहते। अब देखो कैसे लाल पीले हुए घूम रहे हो। अभय ऋषभ को नहीं बताना चाहता था कि उसने नशे की एक्टिंग की थी, लेकिन वो होश में ही था क्योंकि ऋषभ ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। उसके भाई ने उसको और रूही को मिलाने के लिए। ऐसा भाई हर किसी को दे भगवान। वो उसके चेहरे की खुशी उससे छीनना नहीं चाहता था। अभय ने उसको अपनी बाहों में भर लिया और बोला, तू ना सुधर जा बेटा, नहीं किसी दिन तू मुझसे बहुत मार खाएगा। अरे भैया छोड़ो ना, पीछे से गायत्री जी ने कहा। तू ऋषभ अभी यहीं है? तुझे रूही और अभय को नीचे लाने के लिए भेजा था। अरे मौसी वही बोलने आया था, भाई को देखो कैसे पकड़ रखा है। अभय ने एकदम से ऋषभ को छोड़ा। कुछ दिनों बाद अभय, ऋषभ, टीना, दिलजीत कार में बैठे बातें कर रहे थे। ऋषभ बोला, भाई आज ये मंदिर की याद कैसे आई? अभय बोला, आज क्या है, कुछ पता भी है तुझे? ये आजकल के बच्चे सब भूल जाते हैं। टीना बोली, क्या है आज? रूही बोली, शिवरात्रि है। तभी दिलजीत बोला, शिवरात्रि है वो तो ठीक है, आसपास के मंदिर में भी तो जा सकते थे, तो वो दूर वाले पर ही क्यों? अभय गाड़ी चलाता हुआ रूही की तरफ मुस्कुराता हुआ बोला, उस मंदिर की तो कुछ और बात ही है ना रूही? रूही ने भी स्माइल के साथ कहा, हाँ बहुत ही स्पेशल है। ऋषभ और दिलजीत कुछ समझे नहीं। टीना समझ गई और बोली, अरे हाँ याद आया, ये वही दिन है जिस दिन भोलेनाथ ने भैया और रूही को एक दूसरे को लिख दिया था। दिलजीत और ऋषभ ने कहा, क्या हम समझे नहीं? टीना ने कहा, मैं समझाती हूँ। कहते हुए उसने उस शिवरात्रि को हुई सारी बात बताई और उस मंदिर के बारे में भी बताया जो मान्यता है। रूही और अभय अपनी पुरानी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। दिलजीत ने कहा, ये क्या नॉनसेंस है, ऐसा भी कहीं होता है क्या? सात जन्म का साथ, सब बकवास है ये। ऋषभ ने कहा, अरे टीना, ये बात तुझे पहले बतानी थी। अगर मैं पहले चला जाता तो क्या पता अभी तक मेरे छोटे छोटे लाल पीले तेरी गोद में खेल रहे होते और तू बुआ बन चुकी होती।
रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, देवर्ष जी अभी भी देर कहाँ हुई है, क्या पता आपको आज मिल जाए आपके सपनों की रानी। क्या सच में? हाँ देवर्ष जी। सब मंदिर पहुँचे और मंदिर में एक तरफ लेडीज और एक तरफ जेंट्स खड़े हो गए। दिलजीत ने कहा, आप लोग यहीं खड़े रहो, मैं तो जा रहा हूँ, ये नॉनसेंस पसंद नहीं मुझे। वो जैसे ही जाने लगा तभी एकदम से वो पर्दा हटा। अभय ने रूही को अपने सामने पाया। इधर से एकदम से टीना को धक्का लगा और वो जैसे ही गिरने वाली थी उसे दिलजीत ने संभाल लिया। ऋषभ ने देखा और बोला, लो भगवान ने सेम स्क्रीन प्ले करवा दिया, ये तो इनका और मेरा, मुझे तो लगता है मुझे परमानेंट वाली कोई नहीं मिलने वाली, ये टेम्परेरी वाली से ही लाइफ टाइम काम चलाना पड़ेगा। दिलजीत ने सुना तो टीना को ज़मीन पर छोड़ दिया और बोला, सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऋषभ टीना की हालत देखकर हंसकर बोला, टीना लाइफ टाइम का तो पता नहीं पर इसने तो यहीं हाथ छोड़ दिया। अभय और रूही भी ऋषभ की बात पर हंसने लगे। उसके बाद रूही ने टीना को उठाया। उसने उठने के बाद कहा, भैया आप भी ना। टीना बोली, हर केस भैया और रूही जैसा नहीं होता, वैसे मैं इसकी किसी बात से एग्री नहीं करती पर इस बात से करती हूँ। सही ही तो कहा, नॉनसेंस है और इस बंदर से शादी कभी नहीं। अच्छा देखते हैं, पर भोले बाबा की कृपा आप दोनों पर बरस गई है। मुझे इतना पता है, घर वाले तो चाहते ही थे, अब तो भोले बाबा भी चाहते हैं। जैसे देखना, भाई और भाभी का किसने सोचा था, इतने लड़ने वाले कैसे एक बंधन में बच जाएंगे। अब तो भगवान ने तुम दोनों को एक दूसरे की किस्मत में लिख दिया। दिलजीत ने कहा, एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है मैं मरा चाह रहा हूँ तुमसे शादी करने को? तुम दुनिया की लास्ट लड़की हुई ना, तब भी नहीं करूँ, समझी? टीना बोली, और तुम क्या समझते हो, तुम अकेले हो इस दुनिया में जो मैं तुमसे शादी कर लूँगी? उन दोनों को लड़ता देख अभय और रूही को अपनी नोकझोंक याद आई और दोनों एक दूसरे को हाथ थामे एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराने लगे और एक दूसरे से आंखों ही आंखों में ये इशारा किया कि प्यार की राह पर एक नए जोड़े निकलने के लिए तैयार हैं। एक दूसरे से लड़ना और बिना देखे ना रह पाना ही तो प्यार की पहली सीढ़ी होती है। आज मैं ये नहीं पूछूंगी कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि कमेंट्स से मुझे पता चल गया है कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगी और कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उम्मीद करूंगी अगली कहानी सभी को पसंद आए। जिन्होंने कहानी को प्यार दिया, जिन्हें कहानी पसंद आई, भर भर कर कमेंट किया, उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जिन्हें नहीं पसंद आई उन लोगों ने भी कमेंट किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा रखती हूँ अगली कहानी आप सभी को पसंद आए। कल का दिन रेस्ट रहेगा, परसों मॉर्निंग में कोशिश करूंगी आपको नई कहानी मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगली एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्यार देने के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए।